अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, सियासत पर बात करने से पहले खिराज अक़ीदत पेश करना चाहेंगे उन मासूम बच्चों को जो कि सानह APS में शहीद हुए थे 2014 में। आज के दिन हम दुश्मनों ने मासूम बच्चों पर घिनौना वार किया था। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। तो उन शहदा की याद आज भी नाजरीन पूरे कौम के दिलों में ज़िंदा है और हम उनके लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए दुआगो हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। कल नाजरीन सियासी और अदालती मंजरनामे पर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंतखाबात का बिगल बिलाखिर बच चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लॉन्ग अवेटेड इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया था जब यूँ महसूस हो रहा था कि इलेक्शन शेड्यूल अपने वक्त पर शायद अनाउंस ना हो पाए, और उसकी वजह थी PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसके नतीजे में ROs और DROs की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया था। अब PTI का मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि हम पर MPOs के मुकदमात किए जा रहे हैं DCs की जानिब से, तो हमें खदशा है कि एग्जीक्यूटिव से ROs और DROs अगर लिए जाएंगे तो उसके नतीजे में इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ सकते हैं। लिहाजा जुडिशरी से अफसरान लिए जाएँ, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामला लार्जर बेंच की तरफ रेफ़र तो कर दिया। ब्यूरोक्रेसी के ROs और DROs की तैनाती भी साथ में उन्होंने मुअत्तल कर दी, मगर इसके खिलाफ फिर इलेक्शन कमीशन एक पिटीशन लेकर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाता है। ना सिर्फ PTI के पिटिशनर उमैर खान नियाजी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया गया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाकर नसवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब भी ठहराया गया कि उनका ये फैसला इलेक्शन में ताखीर का सबब बन सकता था, और ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुतसादिम था जिसके तहत 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होना है। इलेक्शन कमीशन को फौरी इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया गया, फिर शेड्यूल भी जारी हो गया। अब इस फैसले में इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया कि 1014 ROs और DROs पर अदम एतमाद कैसे हो सकता है, और भी कि अगर PTI को किसी अफसर की क्रेडिबिलिटी पर शक है तो ये मामला इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट लेकर आना चाहिए था। तो वाज़ेह नज़र में तहरीक इंसाफ की इस पिटीशन को इलेक्शन में ताखीर की एक कोशिश के तौर पर देखा गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि ये PTI की इलेक्शन डिले करने की एक साजिश थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बना दिया। तो सवाल यहाँ पर यह कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ताखीरी हरबा था या फिर उनकी रिजर्वेशन जेन्युइन थी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ीम नज़्म साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि माहिर कानून जहांगीर जदून साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़्म साकिब साहब, पहले तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन में जाने से घबरा रही हैं, शहबाज शरीफ इलेक्शन में जाने से भाग रहे हैं। फिर ऐसा ट्विस्ट आया कि यही तमाम पार्टीज इलेक्शन कमीशन की उस पिटीशन में फरीक बन गई कि PTI असल में इलेक्शन से भाग रही है और हम ये साजिश नाकाम बनाएंगे। ज़रा क्लैरिटी दें, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए ज़रा मदद फरमाएं कि ये साजिश आखिर कर कौन रहा था, कौन नहीं चाहता था कि इलेक्शन टाइम पर हो। सारा कुछ हो गया रामीन, लेकिन ये जो सवाल आपने किया है इसकी समझ नहीं आ सकी, क्योंकि यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया लाहौर वाला फैसला। वो उधर हाई कोर्ट का पता लगा जी कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, शेड्यूल भी हो जाएगा। लेकिन वो साजिशी कौन थे, वो बेनकाब होने ज़रूरी हैं कि नहीं, और सबसे बढ़ के कि आप जो हैं उन साजिशी लोगों ने क्या तौबा कर ली है, क्योंकि फरवरी 8 में तो अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं जी। तो वैसे भी अदालत में छुट्टियां भी हो रही हैं, तो कल करा को कुछ और होता है, कोई और चीज़ सामने आती है, तो उसका फिर हर चीज़ यकीन कीजिए, मैं जब भी ये अखबार पढ़ता हूँ या TV में देखता हूँ, ख़बरें सुनता हूँ, हर कुछ सारा कुछ लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। यानी कोई चीज़ ऐसी आप मुझे बता दीजिए, मसलन इलेक्शन होने हैं तो क्या ECP को अभी पता लगा है कि शेड्यूल जो है वो टाइम पे देना है, या इससे पहले कि भी उसका ऐलान भी करते हैं, या उसमें कौन कौन से मराहिल हैं। अब हर चीज़ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पे ही डाल दी, हर चीज़ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पे ही डाल दी, तो उनके जो अपने पेंडिंग केसेस हैं, जो उनका अपना काम है, वो कैसे करेंगे। अब मुझे आप बताइएगा, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क, कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जिसमें यह फैसला हो कि शेड्यूल आपने कल जारी करना है कि आज जारी करना है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे बड़ी और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो आपके TV चैनल्स वाले, जो बाकी जो आपके वीलॉग्स वाले और फिर सोशल मीडिया के जितना भी ये सारा कूड़ कबाड़ है, उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज निकालो। ब्रेकिंग न्यूज क्या निकलेगी, कोई चीज ऐसी जो कि नेगेटिव है,
कोई चीज़ ऐसी जिसमें कुछ चस्का आएगा, कोई चीज़ ऐसी जिसमें ऐसा हो कि अच्छा इन लोगों की यार ये सुनो, इसकी डिटेल सुनो। अब अवाम जो बेचारी है, जो ऑलरेडी बहुत सारे अपने मसाइल में फंसी हुई है, उनको याद करने पड़ रहे हैं जजों के नाम। अच्छा जी फलां जज का नाम, नहीं यार ये ठीक नाम नहीं लिया तुमने, दूसरा वो फलां जज ने फलां कर दिया। अब तो जजों के आपस में खतो किताबत भी शुरू हो गई है। जी जी। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। मुझे हैरानी इस बात पे है कि अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है तो इस सारी खकेड़ में जो कल हमारे सामने ऑन लाइव हमने सारा कुछ देखा, आपको अच्छी खबर क्यों नजर नहीं आई? और वो रामीन आपको मैं बताता हूं, मुझे उस सारी कार्रवाई में और आपके इस सवाल में जो अच्छी बात नजर आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, फुल स्टॉप। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि इसके बारे में किसी किस्म के शकूक व शुबहात को पैदा ना कीजिएगा। कल उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया। ये है आपकी यानी जो कि पॉजिटिव बात थी, जो कि उस पूरे को अगर आप सम अप करें तो ये निकला कि जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। और उसके बाद ये है कि ये जो आरओज यानी जो आप यदि आपका शेड्यूल है या इस तरह की सारी चीजें उन्होंने उसी वक्त फैसला कर दिए, क्योंकि एक तो छुट्टियां आने वाली हैं। ये तो हो गया उसका कि अंदर जो साजिशी हैं उनका पता नहीं चल सका। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को कह रही हैं कि आपने किया, अंदर से पता नहीं किसको पता है कि तैयारी किसकी नहीं है। और फिर ये कि एक अजीबोगरीब सवाल जो है कि 2 हफ्तों की अगर डिले हो जाती है, फर्ज करें, मैं ये नहीं कह रहा कि होनी चाहिए, मैं वैसे सोच रहा हूं कि इसमें 2 हफ्ते में कौन सा ऐसा एटम बम बन जाएगा, कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी जो साजिश करने वाले ये चाहते हैं कि 2 हफ्ते आगे हो जाए। और या तो ये ना जी 5 साल बाद होंगे, फिर पता लगे जी कि कुछ इसमें, तो मुझे तो साजिशी एलिमेंट इसमें नजर ही नहीं आता। मुझे तो लगता है कि खामखा के इश्यूज खड़ा करने की हमें आदत पड़ गई है और हमें चस्का पड़ गया है कि कुछ ना कुछ गलत नेगेटिव होता रहे। मैंने और आपने क्या सोचना है और अवाम ने क्या सोचना है? देखिए, कौन से जज ने क्या कहा, मेरी उस पर कोई बिसात नहीं है, मेरी मजाल नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूं। कौन सा फैसला अदालत ने किया, मेरा कोई बस नहीं चल रहा। कौन सी सियासी पार्टी ने कौन सा मंशूर देना है, मुझे ना पता है, ना मेरा बस चलेगा। मेरा बस किस पे चलेगा? मेरा बस चलेगा वोट पे। यकीन कीजिए, इट इज वेरी ऑब्वियस, वो जो होता है ना, कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द ऑब्वियस। राइट। ऑब्वियस चीज ये है कि अवाम ने, उनके पास एक ही हथियार है और वो है वोट, और उनको उधर फोकस करना चाहिए कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हमने वोट किसको देना है। और इस वक्त की आखिरी बात जी, हम लोग आमतौर पे ये करते हैं कि पार्टी हम चुनते हैं कि जी हमने पीपीपी को वोट देना है, पीटीआई को देना है, हमने नून को वोट देना है, हमने ये जो इस्तेहकाम पार्टी आई है, या हमने एमक्यूएम को वोट देना है। मेरे ख्याल में जो जिंदा कौमें होती हैं, जिनको पता होता है कि भाई ये सारा मुस्तकबिल हमारा अगले 4-5 साल का जो है ना, इन लोगों के हाथ में होना है, तो एक दफा पाकिस्तानी अवाम जरा इस सवाल पे भी जरा गौर कर ले कि पार्टी को वोट देना है या उम्मीदवार को वोट देना है। ये बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं, इसलिए कि हम लोग उस भेड़ चाल में लग जाते हैं कि जी हमने पार्टी चुन ली है, भाई यही पार्टी। बिल्कुल याद रखिएगा कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे। अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है और आपको अपने मुस्तकबिल का वाकई है एहसास है, और उसमें यह है जी कि मैं अपना मुस्तकबिल खुद बनाऊंगा, मैं अपना मुस्तकबिल खुद बनाऊंगी, तो पार्टी मत चुनिए। ठीक है, पार्टी मत चुनिए, उम्मीदवार चुनिए, क्योंकि ये पार्टी नहीं होती जो आपका साथ देगी, ये वो उम्मीदवार होगा, चाहे आप प्रोविंशियल लेवल पे लें, चाहे आप नेशनल लेवल पे लें। और वो शेर जो है वो तो यानी हमको यानी 4th-5वीं जमात में याद कराया गया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये अपनी हालत अगर आपने बदलनी है ना, किसी सियासी जमात की तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए, अपने वोट की तरफ देखिए, और अच्छा सुथरा, सच्चा और साफ जो उम्मीदवार है उसको चुन के वोट दें,
ताकि वो आपके मामलात हल कर सकें। ज़ाहिर है राव खालिद साहब, ये बात भी ठीक है कि क्योंकि पीटीआई की तरफ से बार बार ये बात कही जाती रही है कि टाइमलीनेस तो इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिर है वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन शफाफियत भी इम्पॉर्टेंट है और यही उनका कंसर्न, यही उनकी रिजर्वेशन। आप कैसे देख रहे हैं DROs और ROs से रिलेटेड जो थी, आपको लगता है कि उसमें एक जेन्युइन आंसर है, उनके खदशात दुरुस्त हैं? क्योंकि 1977 के इलेक्शंस भी इसमें याद आते हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मद्दे मुकाबिल मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब थे और DC थे लाड़काना के खालिद खरल साहब, और उनकी जानिब से ये बात की जाती कि इन्फ्लुएंस किया था, नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराने दिए गए थे, तो फिर असरअंदाज तो हो जाते हैं DCs। उनका रिजर्वेशन ठीक था फिर PTI का? जी, ना सिर्फ उनको जमा नहीं कराने दिए गए थे बल्कि गायब कर दिया गया था, और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने सोचा कि अगर भुट्टो साहब बिला मुकाबला हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो 8, 10, 15 लोगों और ने कोशिश की, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई और आप देखें कितनी खूनी तहरीक चली, तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा, और उसके बाद फिर मार्शल लग गया। तो ये यकीनन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सम टाइम्स चीज़ों को, एक बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट को बहुत और तरफ ले जाती हैं और अल्टीमेटली आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहसीयत कौम भी और बहसीयत मुल्क भी। तो यकीनन ये बहुत सेंसिटिव टाइम है इस वक्त, और ये आपने 77 की बात की, तो उसके बाद ये पहली दफ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इन कामों के लिए मुतय्यन किया जा रहा है या उनकी तैयारी की जा रही है। तो ये ऑब्वियसली एक कंसर्न होगा। उसके बाद हम जो देखते हैं ओवरऑल सूरत हाल पंजाब में, KP में, इवन बलूचिस्तान और कराची में, कल शुएब साहब शायद गए हुए थे उधर, उनके PTI के, उनको एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया कि उनको बाहर निकलेंगे तो 3 MPO का आपके खिलाफ हो जाएगा पर्चा। तो ये इस किस्म की सिचुएशन में PTI का बहुत एक नेचुरल है रिजर्वेशन के ऐसे लोग जो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं या जलसा नहीं करने दे रहे, उनके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो बुनियादी तौर पे तकाजा करते हैं, जिसमें जलसा, जुलूस, वर्कर कन्वेंशन सिर्फ उनकी जमात को नहीं करने दिया जा रहा, बाकी सारी जमातें कर रही हैं। तो उसमें एक नेचुरल सी बात है। लेकिन ये कहना कि PTI इलेक्शन से भाग रही है, अभी जो रिसेंट हिस्ट्री है 1.5 साल की, जिस वक्त पंजाब और KP हुकूमत की जो सारा वो हुए थे, इलेक्शन अनाउंस किए गए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा ईगर थे कौमी असम्बली के हुए, फिर सबसे ज़्यादा ईगर PTI थी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें भी PTI पार्टी थी। काजी फायद ईसा साहब ने कल भी उसका जिक्र किया 8 फरवरी में, जिसमें तारीख दी गई। तो बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसमें। क्या 54 दिन होने में 1 मिनट रह जाएगा तो उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करना है? क्या 54 दिन होने में 3 दिन रह जाएंगे तो उन्होंने DRO की ट्रेनिंग? लेकिन वो तो लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन को प्रीटेक्स्ट बना रहे थे ना, कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो फिर जाहिर है वो उन पे बाइंडिंग हो गई। ये 6 दिसंबर की पिटीशन, 12 दिसंबर का फैसला है, जबकि कानून इख्तियार देता है 60 दिन पहले उनको DRO और AROs लगाने का। तो हमें तो वो कोशिश कहीं नजर नहीं आई। फिर उसके बाद मेरा ख्याल ये है, जो कल वाला जो सारा इवेंट हुआ है पूरा, उसमें 1.5 साल पहले तकरीबन 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इलेक्शन कराने का KP और पंजाब हुकूमत का, जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ। बावजूद उस पर बहुत सी चीज़ें हुई, फंड नहीं मिला या सिक्योरिटी के इश्यूज थे या किसी तरीके से। तो आई थिंक काजी फायद ईसा साहब ने इससे, उनको लगा कि ये फिर वही 14 मई वाली तारीख दोहराई जा रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन को आगे पीछे करने की कोशिश हो रही है। मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट रोल कल उन्होंने यही अंडरस्टैंड करते हुए प्ले किया है कि इलेक्शन कमीशन ने इमीडिएटली डी नोटिफाई कर दिया वो सारी ट्रेनिंग को। तो उस पर भी उनकी बड़ी रिजर्वेशन थी। कल बहुत ज़्यादा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पुश किया कि आपने ट्रेनिंग क्यों कैंसिल कर दी। चले वो तो हो गया जो उन्होंने कर दिया, ठीक है, आपने ट्रेनिंग क्यों कैंसिल कर दी? तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं था उनके पास एज सच। तो वो बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है काजी फायद ईसा साहब ने अंडरस्टैंड किया कि ये मामला फिर गड़बड़ होने जा रहा है। तो उन्होंने बहुत बर वक्त और सही कदम उठाया और उन्होंने रात उनको कहा कि आज 55 दिन रह गए हैं, तो आपको आज शेड्यूल देना है। अगर 8 फरवरी को आपने इलेक्शन कराने हैं, आप या तो बताएं आपने नहीं कराने, फिर हम और तरह से इसको देखेंगे, वरना आप हमें कंफर्म करके दें और आज शेड्यूल दें। उसकी वजह से ये शेड्यूल जारी हुआ है, वरना शायद ये भी 14 मई की तरह कहीं इधर उधर हो जाता है ये शेड्यूल भी। और उसमें ताखीरी हरबा अगर हम कहें
पीटीआई पे आप एक शक कर सकते हैं एक वजह से, ठीक है, वो बड़ी ऑब्वियस ही रीजन है कि उनको इंतखाबी निशान का मसला बना हुआ है इस वक्त, बिल्कुल, और कैंडिडेट्स का उनका लीडरशिप का ही मसला मसला है जी। तो वो मे भी उनके जहन में हो किसी गोशे में कि हम इसको थोड़ा सा आगे चले जाए तो हमारा ये मसले हल हो जाए, इलेक्शन कमीशन वाले, इंतखाबी निशान वाले। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि मेरा भी ख्याल को पार्टी ऐसा अगर किसी ने सियासत करनी है और फिर हुकूमत में आना चाहता है तो वो इलेक्शन से क्यों भागेगा। सारी पार्टीज हैं उनकी, पीटीआई इस वक्त समझती है कि उस वक्त बहुत पॉपुलर है, वो क्यों भागेगी, वो कहेगी मैं तो इलेक्शन चाहती हूँ, फौरन कराए इलेक्शन में, तो वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। फिर पीएमएलएन क्यों भागेगी, उनके पास तारीखी तौर पर, रवायती तौर पर जो चीज़ें चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स उनके पास हैं, वो क्यों से जाएंगे। और अगर नून की हुकूमत बनने के चांसेस बन रहे हैं तो उनकी इत्तेहादी जमातें जितनी है, पीडीएम में जितनी थी, वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो उनको अगर नून की हुकूमत बनी तो हम तो हुकूमत में ही होंगे, तो वो क्यों भागेंगे। मेरा भी ख्याल है सच कोई इलेक्शन से भागना चाह रहा है। ज़्यादा सीरियस इसमें मसला होगा अगर कोई भागना चाह रहा है तो हुकूमत करने से भागना जा रहा है कि वो देख रहे हैं कि मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं, इतने बेहतर हो जाएं कि हम फिर आए हुकूमत में तो हमें कोई दिक्कत ना हो उसमें। जी ठीक है। जहांगीर साहब, कल अदालत में टेक्निकलिटी पर सवाल उठा कि पीटीआई को अगर कोई रिजर्वेशंस, पहले तो ये सवाल उठा कि रिजर्वेशंस हैं क्या, फिर ये सवाल उठा कि अगर रिजर्वेशंस हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं लेके गए। टेक्निकली ज़रा समझाएं कि क्या स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती थी पीटीआई की, डीआरओज और आरओज, अगर उन्होंने किसी पर शक था, क्रेडिबिलिटी का मसला था, तो उनको कोई बेहतर फॉर्म चूज करना चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट के बजाय। ये देखें, मैं अभी दो मेरे जो मुअज़्ज़ज़ कोलीग ने बात की है इनकी आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन होल्ड कराए और वो इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और फ्री हो और एज पर लॉ हो। तो एक पहले गालिबन सुप्रीम कोर्ट में केस किया लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन। अभी देखिए पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट इवन इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। जो बेस है डेमोक्रेसी की वो लोकल गवर्नमेंट होते हैं। वो कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो उसकी तरफ ना तवज्जो देती है, ना वो कराती है, ना कोई इसमें किसी भी इदारे का इसमें कोई इंटरेस्ट है। तो मतलब इस मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक बना हुआ है कि जो आपके फंडामेंटल जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो अभी तक को जो है फंक्शन ही नहीं कर रहे, और जो गवर्नमेंट पावर में आती है वो उनको आगे फ्लोरिश नहीं करने देती। तो इलेक्शन कमीशन का एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, काजी फाइसा के पास उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, तो उन्होंने 5 मेंबरान को बुलाया इलेक्शन कमीशन को, पर्सनली तलब किया। आई वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। उन्होंने कहा जी आप ये मुझे बता दें कि आपका इलेक्शन करवाने के अलावा और क्या काम है। तो 5 मेंबर जो है ना वो आगे बिल्कुल उनके पास कोई जवाब नहीं। उनका इसके अलावा आपका क्या काम है ये बताएं। जो आइन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, इसके अलावा आपका काम क्या है। आपको 24 आवर्स थ्रू आउट द ईयर इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोई ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए कि आज ये नहीं है आज वो नहीं है। भाई आपको इतना बड़ा बजट दिया हुआ है, इतनी बड़ी फौज है, उनका प्रोटोकॉल जाके देखें, झंडे देखें उनकी गाड़ियों के आगे पीछे। तो ये उनका काम ही सिर्फ इलेक्शन करवाना है। तो अब ये शेड्यूल इन्होंने पहले क्यों नहीं अनाउंस किया। ये अब जबरदस्ती जो नजम साहब ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है शेड्यूल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी हमने तारीख नहीं दी, तारीख इन्होंने दी है। अब देखें ना, बेबसी का आलम यह है कि जब आपको कोई इदारा, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा काम न करे तो फिर लोग कहाँ पे जाएं, या जो एग्रीव्ड बंदा है वो कहाँ पे जाएं। उसका फोरम सिर्फ फिर या तो हाई कोर्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है अंडर 199 आर्टिकल, या फिर सुप्रीम कोर्ट होती है अंडर आर्टिकल 184(3) कि वहाँ जाके अपनी दाद रसी करें फंडामेंटल राइट्स। हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली फॉर लास्ट 76 ईयर कोई भी इंस्टीट्यूशन इस काबिल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़ा होके अपने फैसले खुद कर सके, या उसको जो आइन के अंदर, कानून के अंदर मैंडेट दिया गया है उसके मुताबिक वो काम कर सके या उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, समझे, या इसके अंदर जो स्टेक होल्डर हैं वो उस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना नहीं चाहते या होने नहीं देते कि अगर इदारे अपने आप पाँव पे खड़े हो गए तो फिर उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जहांगीर साहब ये बताएं कि पीटीआई के पास क्या अभी भी कोई ऑप्शन है कि अगर उन्हें 1014 में से कोई किसी पे मसला है तो वो जाए ईसी, अभी भी है उनके पास ऑप्शन? जी देखिए, मैं आपको बता रहा था, आपने वो टोक दिया है। जी बताइए। जितना भी ये काम है ना इलेक्शन होल्ड कराने का, ये पर लॉ है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनानिमसली इस एक्ट को पास किया। उसमें पीटीआई भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, पीएमएलएन शामिल थी, तमाम पार्टियां। और उसकी सेक्शन 50 और 51 है, उसके अंदर मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, रिटर्निंग अफसर है, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर है, उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। उस वक्त किसी भी पार्टी ने इसकी सेक्शन पे कोई एतराज नहीं किया, कोई प्रोसीजर पे एतराज नहीं किया
कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारा इतना इंडिपेंडेंट नहीं है जिसके पास अपना स्टाफ हो, अपना कि वो स्टाफ हर जगह पे 1000 बंदा जो है वो अपॉइंट करके इलेक्शन खुद करा सके। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज चाहती नहीं है, ये हमारे जो अदारे को पाँव पे खड़ा करना, ये खड़ा करना ही नहीं चाहते, वरना इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट हो कि उसकी सारी रिक्रूटमेंट ये खुद करें। ये क्यों मांगते हैं डिप्टी कमिश्नर से, ये क्यों मांगते हैं जुडिशरी से? लेकिन ये चीज़ें नहीं है, तो फिर उन्होंने ये एक्ट के अंदर लिखना था कि आप ये अफसर जो है डिप्टी कमिश्नर ये नहीं ले सकते, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये नहीं ले सकते, आप जुडिशरी से लें। अब वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं, या तो इलेक्शन कमीशन अपने अफसर अपॉइंट करेगा, अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अफसर अपॉइंट करेगा, या फिर चीफ जस्टिस की रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से वो जुडिशरी के अफसर वो मांगेगा। अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के वो कहते हैं हमारे पास पेंडेंसी है केसों की इतनी, हम नहीं स्पेयर कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी और जराए पे फिर अपना इन्हिसार करें, किसी और जगह से अफसर मांगे। लेकिन उसी एक्ट के अंदर एक मैकेनिज्म ये मौजूद है, सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 के अंदर, कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या रिटर्निंग अफसर के आपके पास मटेरियल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि जी ये बाइस्ड है, ये इस पे हमें शक है कि ये इलेक्शन फ्री नहीं कराएगा, तो उसमें आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके कंप्लेंट करें। ठीक है। बात ये है कि वो इलेक्शन कमीशन पे बिलीव ही नहीं करते। इलेक्शन कमीशन जा देखें, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो जेल में जा रहे हैं जी, एक बंदे को स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक मुल्जम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सामने, और वो चारे बंदे जो है 6-6 झंडे लगे हुए गाड़ियों पे जेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं जी, ये अब ट्रायल हो रहा है। कि खुदा के लिए इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। शर्म आता है बंदे को कि आईनी तौर पे अपॉइंटेड बंदे हैं, 2-2 गाड़ियों के झंडे लगे हुए हैं, वो जेल के अंदर जा रहे हैं जी मुल्ज़िम के पास कि जी उसका हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ट्रायल करने जा रहे हैं। भाई अगर स्टेट कहती है कि हमारे पास ये ताकत नहीं है एक मुल्ज़िम को लाने की वहां से डैला से इस्लामाबाद के अंदर, तो आप क्यों ट्रायल करते हैं? आप रिजाइन दें, घर को जाएं। आप सारे कहें हमारी तो वो नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो आप जाएं घर में जाके बैठें। तनख्वाह ले रहे हैं आप 10-10 लाख रुपए महीने की, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और इतनी जरूरत नहीं है आपकी, आप कैसे कहें जी हम नहीं जाते मुल्ज़िम के पास। यहीं से गुफ्तगू को आगे नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस के हवाले से, DROs और ROs को लेकर, और इस हवाले से रिजर्वेशंस उनकी जो कि तो बरकरार हैं। शोहेब शाहीन जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया। बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि PTI के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से भी अदम एतमाद का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी फ्री एंड फेयर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना टाइमलीनेस के हिसाब से इलेक्शन होना ज़रूरी है। राव खालिद साहब, इंतखाबी शेड्यूल आ गया है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी, सियासी जमातों की तैयारी, इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या तैयार भी हैं 8 फरवरी को इलेक्शन में जाने के लिए? क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया है शेड्यूल का, लेकिन अभी तक किसी सियासी जमात ने उम्मीदवारों की फहरिस्त तक का ऐलान नहीं किया है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये ऐलान हो गया इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का। जैसे जदून साहब फरमा रहे थे कि उनका काम ही ये है, उनकी तो तैयारी हर वक्त होनी चाहिए, 24 घंटे उनको तैयार होना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, फिर और उनको अपनी ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें वो तो हर वक्त ही तकरीबन उनको तैयार रहना चाहिए कि वो इस किस्म के मामले, बल्कि इम्प्रूवमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे वोटिंग मशीन का इशू था, उस पर तकरीबन 2010 से कोशिश हो रही है, अभी तक हम कहीं नहीं पहुंच पाए उस पर भी, कि हम कम अज़ कम ट्रांसपेरेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट उसका हो जाता है, फैक्टर इन हो जाता है। फिर आपके अखराजात बचते हैं, जब आप पेपर नहीं, आप जो अरबों रुपए आपने छपाई पे देने हैं वो आपके बच जाते हैं, वक्त बचता है काउंटिंग में, फिर उसके ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जितना ह्यूमन एलिमेंट आप कम करते हैं गलती के इम्कानात कम होते चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए। वो बहरहाल अल्लाह करे हमारे यहाँ भी इलेक्शन कमीशन ऐसा हो कि उस पर कोई उंगली ना उठाए। जैसे पड़ोस में इंतखाबात होते हैं तो बहुत बड़े बड़े इंतखाबात होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो बड़े पुरअमन तरीके से हो जाते हैं और कोई उंगली नहीं उठाता। जहाँ तक सियासी जमातों की बात है, बिल्कुल इन्होंने पार्लिमानी बोर्ड वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे नून ने बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी का है, JUIF का भी होगा, बाकी जमातों के भी होंगे।
वो है। नून की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो पंजाब में थोड़ी सी उनको दिक्कत अभी है सीट एडजस्टमेंट की, जो उनके अलायंस में लोग आ रहे हैं, काफ लीग है, इस्तेकाम पार्टी है, उनके साथ जो उन्होंने करना है, या कराची में उन्होंने MKM और GDA के साथ करना है। इस तरह बलूचिस्तान में उनकी जो एडजस्टमेंट्स है वो किस हद तक पहुँची है, उनकी कमेटीज़ तो बनी हुई हैं, नेगोशिएशंस भी हो रही हैं, तो किस हद तक कामयाब होते हैं। फिर उनको इंटरनली जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जैसे फैसलाबाद में अगर राजा रियाज साहब को देते हैं तो उनकी जगह पे जो अपने उम्मीदवार जो रहे हैं, कामयाब भी हुए हैं, तो उनके लिए वो किस तरह से फिर हैंडल कर पाएंगे। इसी तरह गुजरांवाला और बाकी जगहों के ऊपर फिर काफ के साथ जब एडजस्टमेंट आप करने जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह कैंडिडेट्स को आप उनको करेंगे, उस इलाके के जो आपके कैंडिडेट हैं तगड़े, चकवाल से जैसे हो गया और इन इलाकों से, तो वो थोड़ी सी उनकी दिक्कत है। वो उम्मीद है 1-2 दिन में उस पर काबू पा लेंगे, क्योंकि हफ्ता है, आपको नॉमिनेशन पेपर आपने फाइल करने हैं, तो उसमें 1 वीक अभी मौजूद है। PTI का मसला ये है कि उनके जो साबिक चेयरमैन है, जो सारा कह लें कि जिनके गिर्द सारी उनकी सियासत घूमती है, हर ऑर्डर उन्होंने देना होता है, उनकी हिदायत के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, वो जेल में हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन ज़ाहिर है गौहर साहब को मेरा ख्याल इसलिए बनाया गया क्योंकि वो वकील भी हैं, उनका रेगुलर इंटरेक्शन भी उनसे रहता है, तो वो हिदायत देते रहें और ये सारा कुछ करते रहें। फिर उनको कैंडिडेट्स के मसाइल है, कैंडिडेट्स उनके ज़ाहिर है सारे जो कह लें कि इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं, या जो फेस थे, फेसेस ऑफ PTI थे, जो कह लें उनको, जिन पे उनको ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं थी कि इनको टिकट दे दें, कोई 100-125 बंदा वो उनके पास अब नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड करना है कि किसको देने हैं। फिर उनके निशान का मसला ऑब्वियसली चल रहा है, फिर उनकी कैंपेन का मसला है, मुहिम चलेगी कैसे चलेगी, उसमें क्या रुकावटें होंगी, तो वो यकीनन उनको उस पर सीरियस मसाइल है। तीसरी, अब पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो सिंध की हद तक उनके मामला ठीक है, उनकी कैंपेन भी चल रही है, बिलावल पूरे मुल्क में खैर घूम रहे हैं, तो वो चल रहा है, वहाँ पर उनको मेरा ख्याल है टिकटों की तकसीम से कोई इशू नहीं होगा। फिर बलूचिस्तान में उन्होंने कुछ सीट एडजस्टमेंट करनी है, कुछ लोग उनमें शामिल हो रहे हैं, तो उस पर उनको कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं लगता। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो नून की तरफ देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि वो कहाँ एडजस्ट करके बलूचिस्तान में किस तरह अपनी कुछ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, बाकी जगह पर मसाइल हैं। लेकिन इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद मेरा ख्याल है ये अगले 2-4 दिन में हल हो जाएंगे, और एक जो इलेक्शन फीवर है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो होना चाहिए, वो आएगा तो एक बड़ी वाइब्रेंस आती है सोसाइटी में, उससे एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पे जनरेट होती है इसकी जब कैंपेन चलती है, तो लोग बड़े मसरूफ होते हैं और चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल, जाहिर है उनको मिलता है, लोगों को अपना कैथारसिस करने का मौका मिलता है। फिर ऑब्वियसली जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा कि ये 5 साल में एक दफ़ा मौका होता है बंदे को, कौम को अपनी किस्मत के फैसला करने का, और वो उनको मौका मिलता है, तो यकीनन एक बहुत अच्छा ये प्रोसेस होगा। बिल्कुल, ऐसे ही हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कैंपेन के मूड में आए। नजमुल साकिब साहब, JUI कहती है सर्दियां हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब कहते हैं कि 8 से 18 भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन ये कि एक्विटल तो हो गया मुख्तलिफ केसेस से, लेकिन अभी नाअहली का मसला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ऊपर आता है या फिर इलेक्शन एक्ट ऊपर आता है। पार्टियों का मूड क्या लग रहा है आपको इस वक्त, आज की डेट में? देखिए, ये जो आपने बात की है ना कि सर्दियां हैं और वो सिक्योरिटी खदशात भी हैं, मेरा सवाल बुगटी साहब से था, वो जो हमारे वजीर दाखिला हैं, जिन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पे कुछ सियासी ऐसे हैं लोग जिन पे के ख़तरा है, और वो खुद ही इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं। तो मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं वो सवाल किससे पूछूं कि आपको किस चिड़िया ने ये बताया, आपको कैसे पता लगा कि ये फलां खदशात हैं? अगर आपको कोई क्लू मिला तो आप अब तक उसकी बेखकनी कर चुके होते। तो मुझे कुछ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही, जिस तरह मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी कानून का मौजूद होना पाकिस्तान में, कि जी ये फलां का कानून मौजूद है, तो क्या इसका मतलब है कि उस पर अमल भी होगा? या फिर ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन होते हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला होंगे, जिस तरह राव साहब ने कहा कि पक्के यानी टाइम पे ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, और यानी एक वाइब्रेंट किस्म का माहौल भी क्रिएट होगा। बाद में होगा क्या? हुकूमत बनेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नून की हुकूमत आती है तो क्या मेरे अवाम के लिए जो है वो मकानों के किराए कम हो जाएंगे? अगर PPP की हुकूमत आती है और बिलावल साहब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे ये बताइएगा बसों के किराए कम हो जाएंगे? या अगर PTI आ जाती है तो क्या बिजली और गैस के बिल कम आएंगे? मुझे ये समझ नहीं आती। मैं इसीलिए यानी बार बार आपसे कहता हूं कि मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती।
हमने बड़े खलत मलत किए हुए हैं सारे मामला। देखिए, जो इलेक्शन होंगे किसी भी मुल्क में होंगे, अव्वल तो यही समझ नहीं आ रही, ईसीपी की आप कारकर्दगी देख लें पिछले 6 महीनों में, लग ये रहा है कि जिंदगी में पहली मर्तबा, पूरी तारीख में पहली मर्तबा इलेक्शन हो रहे हैं। इनको तो इलेक्शन कराने की अलिफ बे का भी नहीं पता, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट बता रही है इनको कभी ऐसे चलते हैं। तो कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलात वहीं पे जाके हल होने हैं, तो कल को कोई एक आदमी कहेगा जी मेरे ऐनक का शीशा जो है ना वो फलां बंदे ने ठीक नहीं लगाया, देखिए जी, और सुप्रीम कोर्ट उस पर कर रही होगी। या फिर दूसरा ये है कि कोई पार्लियामेंट आएगी ऐसी जो बताएगी कि भाई केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, लिहाजा एक की बजाय हमें अभी 5 सुप्रीम कोर्टों की जरूरत है या 12 सुप्रीम कोर्टों की जरूरत है जी। देखिए, ये जो इंट्रा कोर्ट बनी थी ना, ये इसलिए बनी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारे यानी केसेस नहीं आ सकते तो कुछ उसका बोझ हल्का होगा। यहां मैं क्या देख रहा हूं कि एक के तले ऊपर एक यानी नए नए केसेस आ रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव्स के काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेजिस्लेचर्स के काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ईसीपी के काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो मुझे इन चीजों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अवाम के लिए सिर्फ यह है कि आपने वोट देना है तो वोट की तरफ तवज्जो दीजिए, और उसमें किसी किस्म का जो आपको ख्याल आता है, मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में आ सकता है ये सवाल कि यार ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि होते हैं जी लाइव दिखाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल हमने देखा जी लाइव बिल्कुल आ रहा है, लेकिन एक आध केसेस हैं जो कहते हैं जी इन कैमरा होंगे। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि किस बुनियाद पे ये सारा, जुदून साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे, हमें जरा बताइएगा कि किस बेसिस पे आप ये फैसला करते हैं कि ये इन कैमरा होगा, ये अवाम के सामने होगा, और क्या उस बेसिस का इतलाक सिर्फ एक जगह पे होता है कि दूसरी जगह पे होता है? ठीक है, इसको कहने के सारे कहने के बाद मेरी गुजारिश अपने अवाम से ये होगी, क्योंकि मेरा तखातुब अवाम होते हैं, मुझे बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं कैमरे के उस तरफ बैठा हुआ अपने आप को देखता हूं कि जो आप सबको देख रहे हैं उनका वो क्या सोच रहे हैं। ये सारी अदालतों के चक्कर आपका मसला नहीं है, यकीन कर लीजिए। आपका मसला क्या है? अपने घर का ख्याल करना, अपनी हिफाजत करना, जानो माल की हिफाजत करना। और इस वक्त की आखिरी बात जी, किसी भी मुल्क में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, जो इदारे, मसलन नेशनल करप्शन ये परसेप्शन सर्वे है कोई 2023 का, सबसे ज्यादा करप्शन ये कह रहा है सर्वे के पुलिस में है। तो मुझे ये बताएं हिफाजत कैसे करेंगे आप? तीसरे नंबर पे आपकी जुडिशरी आती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहा है। तीसरे नंबर पे आपकी जुडिशरी है, फिर एजुकेशन है और हेल्थ है, तो बाकी रह की गया। जी जी, बाकी रह की गया। तो उसमें सिर्फ ये है कि हमने अपने काम की तरफ तवज्जो देनी है रामीन, और देखना यह है कि हमने इस वक्त क्या करना है। ठीक है जहांगीर साहब, क्योंकि ज़ाहिर आप माहिर कानून भी हैं, इस पर ज़रा रहनुमाई कीजिए कि नवाज शरीफ की अगर बात की जाए, इलेक्शन लड़ने की राह उनकी अब हमवार हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात ना अहली वाला फैसला भी है, साथ इलेक्शन एक्ट में 5 साल ना अहली वाला भी है। मुकद्दम क्या होगा, क्या सिचुएशन है नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त? पहले मैं अगर इजाज़त दें तो नजम साहब की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने जी कहा है कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये किस तरह एक केस सिलेक्ट करते हैं केसेस की, कि सबसे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया जी करें। तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कमेटी बनाई है कि जी आप कोई अगर इतना इंपॉर्टेंट केस होगा या केस कोई ऐसा होता है जिस पे आके दरख्वास्त आती है कि जी इसको लाइव स्ट्रीमिंग है, तो फिर वो कमेटी है वो फैसला करेगी कि जी इसको आया लाइव स्ट्रीमिंग किया या ना किया जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अपना यूट्यूब चैनल इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं कि अगर रिकॉर्डिंग को हम रिकॉर्ड कर लें, को बाद में कोई बंदा इसको देखना चाहे तो फिर वो देख सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो फिर वह लाइव स्ट्रीमिंग हर एक केस की तो नामुमकिन है, वो नहीं कर सकते। तो इसमें वो मेरे ख्याल उन्होंने कमेटी बनाई है 2-3 जजेस की, वो डिसाइड करेंगे कि कौन से केस किस इंपॉर्टेंस के। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। मियां नवाज शरीफ के जो 2 कन्वेक्शन थी, एक एवन फील्ड रेफरेंस की और एक अल अज़िज़िया रेफरेंस की, वो दोनों में जो है एक्विटल हो चुकी है, वो दोनों अपीलें उनकी एक्सेप्ट हो चुकी हैं, वो भरी चुकी है। अब तीसरा उनका ऑर्डर ये था कि 62(1)(f) के तहत जो बेटे से तनख्वाह न लेने पर उनको लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उसमें पार्लियामेंट ने जो सेक्शन इलेक्शन एक्ट है 2017 का, इसकी जो सेक्शन 232 है 232, उसमें अमेंडमेंट कर दी कि जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हो गई अंडर आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो
5 साल के लिए कंसिडर हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी कोर्ट डिसीजन। अब इसमें पिछले हफ्ते एक केस आया इसी नोयत का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसकी सरबराही जो है वो काजी फैसल साहब कर रहे थे, तो उन्होंने उस पे इन राइटिंग ऑर्डर इशू कर दिया है कि जो भी केसेस हैं लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन के, उन सब को क्लब करके, वो मेरे ख्याल में छुट्टियों के बाद कोई जनवरी की 16 की कोई इस तरह की एग्जैक्टली मुझे याद नहीं निकल गया जहन से, कोई डेट दी है कि उसमें सारे क्लब करके केस वो सुनेंगे और वो डिसाइड कर देंगे कि आया जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है वो अप्लाई होगा, अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के लिए होगी, या इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये मामला भी इलेक्शन से पहले सेटल हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही अब ये मामला है और वहीं से ये हल सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ऑलरेडी लिया हुआ है एक केस के अंदर, जिस तरह रात को उन्होंने एक ऑर्डर किया है, तो उस तरह वो ये अभी वो एक्ट या तो एक्ट वैलिडेट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन कर देगी कि जो इलेक्शन एक्ट पास हुआ है उसमें अमेंडमेंट की गई 5 साल के लिए, वो ठीक है, वैलिड है, तो फिर ऑब्वियसली जो 5 साल के लिए जो टर्म्स है वो शुमार होगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 2014 में आज के दिन नम दुश्मनों ने मासूम बच्चों पर घिनौना वार किया था। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की 9वीं बरसी है आज। दहशतगर्दों के हमले में प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए थे। सानिया एपीएस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक नई रूह फूंकी थी, जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया था। कबायली इलाकों से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ था और जो उस हमले में मुलविस थे 6 दहशतगर्द, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजाए मौत दिलवा दी गई थी। लेकिन अमन पर वार नाजरीन रुके नहीं हैं। गुज़िश्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दराबंद में चौकी पर खुदकुश हमले के नतीजे में इमारत तबाह हुई। 25 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है, जो कि पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के बयान के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप है। नजमुल साकिब साहब, हमले के बाद दफ्तर खारिजा ने एक बयान जारी किया था, जिसमें अफगान हुकूमत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। डिमांड्स भी किया गया था नाज़िमुल उमूर को, जो अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है। ये सिचुएशन डी एस्केलेशन की तरफ जाते आप देख रहे हैं अनकरीब, और अफगानिस्तान का जो इसमें किरदार है उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये सवाल जो है इसके लिए जवाब देने के लिए वक्त दरकार होगा, और मुझे कुछ पता है कि आपके प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और थोड़ा सा ही टाइम मेरे पास होगा। मुख्तसरन ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त काबुल में हुकूमत है तालिबान की, वो जानते बूझते हुए इस सारे हिसाब किताब को हवा दे रहे हैं, फुल स्टॉप। नंबर 2, पाकिस्तान के लिए जो उधर से एक्सपोर्ट हो रही है, वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म, उसका उनको कोई लेना देना नहीं है। ये मसला हमने खुद जो है वो हल करना है, और इस सिलसिले में किसी किस्म की गलत एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमें नहीं रखनी चाहिए। और हमारे आर्मी चीफ बहुत पहले कह चुके हैं कि हमने दहशतगर्दों को उनके घर जाके तो पकड़ना है और मारना है। ये जो आपने बच्चों की बात की है ना, 132 मुझे याद है, तो मुझे इस वक्त आज के दिन जो है वो ये है कि वो जो 132 माएँ हैं, उनके सामने वो बस्ते पड़े हुए हैं रामीन, जो कि उनके बच्चे लेके जाया करते थे। और वो जो वालिद साहब हैं, अब्बा जान जो हैं, बाबा हैं, वो हर सालगिरह पे ये सोचते होंगे कि आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी वो इतने साल का हो जाता, इतने साल की हो जाती। ये दुख तो बांटा नहीं जा सकता, बड़ी तकलीफ है बात। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इन सारे माँ बाप के हौसले बड़े बुलंद हैं। जिस तरह हमारी अस्करी क़यादत के हौसले बड़े बुलंद हैं, जिस तरह मेरी आवाम के हौसले बड़े बुलंद हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के हौसले बड़े बुलंद हैं कि हमने इस दहशतगर्दी के आगे झुकना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। और मैं आज भी देख रहा था टीवी में, ये जो बच्चों के वालिदैन हैं वो आ रहे थे और वो कह रहे थे कि इस तरह के और भी अगर कभी कोई वाक़यात पेश आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इस दहशतगर्दी को ख़त्म होना है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अलकायदा ख़त्म होता है तो आईसिस आ जाता है, ISIS ख़त्म होता है तो ISK आ जाता है, और अभी ये जो यानी नया जो आया है जिसे जहाद पाकिस्तान पता नहीं क्या, ये इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं।
दूसरी तरफ हमारी कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस अजाब से निकाले। और अगर आप मुझे ये कहें कि जी कोई एक ख़ास तरीका बताइए, तो मैं तो आपको ये कहूँगा, ये जगह ही ऐसी है, मेरे पूरे पाकिस्तान को उठाइए और को लैटिन अमेरिका में ले जाइए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है यानी एनर्जी कॉरिडोर वगैरह ये वो, इसमें ये सिलसिले जारी रहेंगे और पाकिस्तान ने ये सारे चैलेंजेस का सामना खुद करना है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है दहशतगर्दी इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और फ्यूल क्या चीज़ करती है इन तमाम तर वाक़यात को? सबसे बड़ा मुहर्रिक कह सकते हैं क्या है? देखिए, 80 की दिहाई से ये बैटल ग्राउंड बना हुआ है और दुनिया भर की जो ताकतें हैं अपनी लड़ाइयाँ हमारी सरजमीन पे लड़ती रही हैं, हमारी भी गलतियाँ उसमें शामिल हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कर रहे हैं साकिब साहब ने, आप ऐसी जगह पे जो स्ट्रेटजिक लोकेशन जो हमें, जिसका हमें मुस्बत हमें फ़ायदा होना चाहिए था, अच्छे तरीके से हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए था, वो उल्टा हमारे गले पड़ गया है। जो सर्द जंग का शिकार हम हुए, उसके बाद रशियन इन्वेजन के बाद हम जिस किस्म के ट्रबल से गुजरे, उसके बाद 9/11 के बाद हम जिस तरह से गुजरे कि हमारा जो 16 दिसंबर को हुआ 2014 में, ये हमारा 9/11 एक हो गया। और इस तरह के बहुत से हमने अपने बच्चों की इतने लाशें उठा चुके, अपने फ़ौजी जवानों के, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के, अपने शहरियों के बंदे का कभी दिल करता है कि या खुदाया कुछ रहम हम पे भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरी कुव्वतें हैं वो अभी तक मेरा ख्याल है उस तरह से टली नहीं है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि जो TTP है उसके साथ कोई 4 ग्रुप मिला के कोई $1 बिलियन की रॉ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, और ये नई जो वेव है बेसिकली उसकी वजह से आई है, तो वो सारा कर रहे हैं। तो हमें ये है कि जिनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए था, हम फ्रंट लाइन स्टेट थे वॉर ऑन टेरर में, हमने कुर्बानियाँ दी, हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमने उस जंग को कामयाब बनाने में हर तरह से मदद की। अगर अफगानिस्तान पे मसला आया, हमने उनके रिफ्यूजीज़ को रख के मदद की। हमारे साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी और खुसूसन अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी, वो क्या कर रहा है? हम एहसान का बदला नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने अचीव कर लिया मकसद, आपके यहाँ से फौजें निकल गई, अब खुदाया आप पुरअमन तरीके से रहने की कोशिश करें। आपके साथ जिन लोगों ने साथ दिया उनको भी समझाएं कि वो भी पुरअमन रहें, कि आपने इस जगह पे रहना है तो इस तरह तो नहीं आप रह सकते कि आप हर चौथे दिन कहीं धमाका कर दे, कहीं खुद को हमला कर दे, कहीं पर कत्लो गारत करें। तो यकीनन ये सोचने की बातें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर अमेरिका निकल गया तो उसको ऐसे नहीं बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं, ये हमारे आंगन में जो चीज़ है, पहले भी उनके दामन जला था उससे, और ये फिर दोबारा से उनके दामन तक ये आग पहुँच सकती है, इसलिए उनको सीरियसली लेना चाहिए इन मसाइल को। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर साहब, ज़ाहिर कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि उस वक्त की हुकूमत की गलती थी जब इनखला हो रहा था अमेरिका का अफगानिस्तान से, कि उन्होंने सिफारती मदद की अफगानिस्तान की। आप समझते हैं कि इसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं? ये देखिए, ये तो बड़ा वाइड टॉपिक है जो डिबेटेबल है। अब हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं, आपको पता है, और जो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। वो तो इसमें अब जो है तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उसकी एक जामिया पॉलिसी बनानी चाहिए। हम किसी वक्त देखें, एक ज़माना था वार एंड टेरर जो काफ़ी कम हो चुके थे, अटैक जो है तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा इस दहशतगर्दी ने सर उठा ली। इसके लिए कंसिस्टेंट पॉलिसी हो कि जो हम उसको फॉलो करें, उसके अंदर कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आने दें, और उसको एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करें कि जी जो भी हुकूमत आए उस पर कंसेंसस हो, और जो भी मैटर करते हैं लोग उनको एक ऐसी जामिया पॉलिसी, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाए, ये भी उसके बाद ही बनाए। आज जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपने जिक्र किया, अल्लाह ताला तमाम जो शहीद हुए उनको अपने जवाहर रहमत में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके लोग आज किस तरफ से गुजर रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा ये होता है कि जब एक वाक़या हो जाता है फिर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो जब अब ख़त्म हो जाता है फिर हम बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, तो फिर उस तरह हम कंसंट्रेशन या अटेंशन जो है वो फोकस नहीं होता। ठीक है। नज़्म साकिब साहब, आज के अहम सवाल नाज़रीन के लिए। ज़रूरी सवाल ये है रामीन, के महंगाई हो गई है 43%। तो अब जो नई हुकूमत आएगी क्या वो महंगाई कम करेगी या नहीं, और अगर करेगी तो कैसे? ठीक है। गैर ज़रूरी सवाल। 10 साल का तवील अरसा लगा के आप किसी ज़ीरो शख्स को हीरो बनाते हैं, फिर चंद महीनों में उस हीरो को आप ज़ीरो कर देते हैं। तो गैर ज़रूरी सवाल ये है कि ये हीरो को ज़ीरो करने वाला मामला और ज़ीरो को हीरो करने वाला मामला आखिर कब तक
आप ये जारी रखेंगे? बिल्कुल जी, आखिर कब तक ये जारी रहेगा? नाज़रीन, सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमें दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।